अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर के उपलक्ष्य में यह वीडियो सभी वृद्धजन सीनियर सिटीजन के लिए समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सभी सीनियर सिटीजन को अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में न केवल परिवार के सदस्यों का सहयोग चाहिए होता है, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक शांति के लिए एक आर्थिक सुरक्षा होनी जरूरी है। और वो आर्थिक सुरक्षा वृद्धजन या सीनियर सिटीजन स्वयं ही कर सकते हैं। पर्यंत संचय किया है उसको अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में न केवल खर्च करें, बल्कि वो इस ढंग से खर्च होना चाहिए कि ताकि वो आपके जीवन के आखिरी क्षणों तक आपकी संचित राशि आपके लिए आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम आती रहे। इसलिए सभी बुजुर्गों को अपने जीवन के रिटायरमेंट के जो समय होता है उसके लिए कुछ ऐसी गलतियां हैं उनको ना करें तो वो सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भारत में जैसे कि कहा गया है कि 25 साल की जो अवस्था होती है वो एक व्यक्ति के लिए ग्रस्त जीवन ग्रहण करने के लिए होती है, तो उसी समय उसको विवाह कर लेना चाहिए ताकि उसके बच्चे भी समय पे हो जाएं और जब वो 60 साल का हो तो उसकी जो परिवार से संबंधित जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाए और वो अपना रिटायरमेंट लाइफ अच्छी तरह से जी सके। किसी भी व्यक्ति को अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा एजुकेशन के लिए खर्चा नहीं करना चाहिए कि वो अपने जो रिटायरमेंट की राशि है उसको भी उसी में लगा दें। ये सबसे पहली गलती होती है। इंसान भावुक होकर के अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिलवाने के लिए कहता है कि वो हिंदुस्तान के सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ें या विश्व के सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ें और उनके पढ़ाई के खर्चों के लिए वो न केवल अपने प्रोविडेंट फंड या अपने जो संचित राशि है जो इन्वेस्टमेंट की है बुढ़ापे के लिए उसको भी खर्च कर लेता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चों की विदेश में पढ़ाई के लिए वो अपना जो मकान होता है उसको भी बैंक के लोन के लिए गिरवी रख देता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करता है तो उसको केवल अपने जो साधन है उन्हीं में बच्चों के लिए खर्चा करना चाहिए। और अगर उसके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो वो स्वयं ही स्कॉलरशिप लेकर के या बैंकों से लोन लेकर के अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं। जहाँ तक हो सके तो सभी कंपटीशन या सभी भी क्षेत्र में एंट्री के लिए एक ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक ही आप मैक्सिमम सपोर्ट करें और उसके बाद मास्टर्स के लिए यदि कोई बच्चा विदेश जाना चाहता है तो उसको पेरेंट्स को हमेशा यही कह देना चाहिए कि आप अपनी नौकरी कर लो या अपने आप ही स्वयं कमा करके ही अपने विदेश के लिए खर्चे की व्यवस्था करो। अगर वो चाहता है कि विदेश में जो पढ़ाई करेगा उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा आएगा और बैंक से लोन लेना पड़ेगा तो वो स्वयं लोन की व्यवस्था करे और जब विदेश में पढ़ाई करके अपनी नौकरी शुरू करे या कोई भी काम शुरू करे तो उसके बाद वो उस स्टूडेंट लोन को उस पढ़ाई के लिए जो एजुकेशन लोन लिया है उसको खत्म करे। लोन चुकाने की जिम्मेदारी उसी स्टूडेंट्स के उसी बच्चे की होनी चाहिए, न कि पेरेंट अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके और अगर बच्चे ने लोन वापस नहीं किया तो उनकी प्रॉपर्टी भी बैंक नीलाम कर देगा। तो ऐसी स्थिति में कभी भी भावुक होकर के बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने जीवन की सर्वस्व कमाई को मत खर्च करिए। उनके पढ़ाई पे उतना ही खर्च करिए जितना कि आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। एक दूसरी गलती ऐसी होती है जिसको करने के बाद बुजुर्ग अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खत्म कर लेते हैं। जो भी सर्विस क्लास होता है वो हर महीने जब उसको तनख्वाह मिलती है तो वो उस महीने के खर्चों को करके और उसके बाद उस के पास
जो बचत करनी होती है या इन्वेस्टमेंट करना होता है वो करके महीने के अंत में जितनी आय होती है उतना ही व्यय हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा राशि की या बहुत बड़ी रकम देखने की आदत नहीं होती है। जब वो रिटायर होता है उस समय उसके पास रिटायरमेंट के फंड में प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेच्युटी होती है, लीव इनकैशमेंट होता है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता है। ये सब बहुत बड़ी रकम आने के बाद उसको ये लगता है कि इस रकम को मैं कैसे खर्च करूं या कैसे इन्वेस्ट करूं। तो सबसे पहले वो इस रकम को किसी रेजिडेंशियल मकान में खर्च करता है कि उससे मैं किराए की इनकम से अपना काम चला लूंगा। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रहे कि किराए की इनकम जो आपकी रकम होती है उसके 2 से 3% से ज्यादा नहीं मिलती, और उस किराए की रकम से बेहतर यही होगा कि उस पूंजी को किसी बैंक या म्यूचुअल फंड या कहीं और ऐसी जगह जमा कराएं जहां से उसको रेगुलर इनकम होती रहे, या उस रकम का लगभग 30% वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां रिटर्न और अच्छा मिल सके। इसलिए किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आपके पास मकान नहीं है तो आप मकान लीजिए, लेकिन मकान ऐसा होना चाहिए कि जो कि आपकी जरूरतों के लिए ही हो, ना कि आप ये सोच के चलें कि आपकी अगली पुश्त भी इसको इस्तेमाल करेगी। या आज की डेट में बच्चे पढ़ाई करने के बाद कहीं भी दूसरे शहर में नौकरी करते हैं या विदेशों में नौकरी करते हैं तो उनको उस मकान का इस्तेमाल करने का शायद ही समय मिलेगा। तो आप यदि आपके पास रिटायरमेंट से पहले मकान नहीं है, आप गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में रहें या बैंक के क्वार्टर में रहें या कहीं पे भी रहें, तो उस अवस्था में केवल आप एक ऐसा फ्लैट या मकान लीजिए जो कि आपकी जरूरत को पूरा कर सके और आप अच्छी तरह से बुढ़ापे में। बहुत बड़े मकान पे खर्च करना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है और ना उसको आप सेल कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे आपको वो किराए की भी बहुत ज्यादा इनकम नहीं दे। इस गलती को नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट फंड को वहां खर्च न करके, हाँ, अगर आपको कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें रेंटल इनकम अच्छी हो सकती है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना एक सही। जो आपकी अक्सर तीसरी गलती लोग ये कर लेते हैं कि जब उनको रिटायरमेंट का बहुत बड़ा फंड मिलता है तो उनके फंड अक्सर किसी न किसी बैंक और किसी के पास जमा होते हैं। वहां पर भी आपको आज की डेट में बैंकों में भी सो कॉल्ड एडवाइजर मिल जाएंगे जो आपको आपकी जीवन पर्यंत कमाई की हुई संचय की हुई राशि को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे कि जहां आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। खास तौर पर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस 60 साल के बाद आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती है, और जो भी इंश्योरेंस में प्रीमियम जाता है उस प्रीमियम पे आपको कभी भी 3-4% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता। और बेहतर ये होगा कि बुढ़ापे में जो इंश्योरेंस का भारी भरकम प्रीमियम देना है उसके बजाय उस राशि को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करिए, और उसको री इन्वेस्ट करके उस पे कम से कम आपको इतना रिटर्न मिलना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के प्रभाव को रोक सके। क्योंकि बुढ़ापे में जो भी पूंजी है उसको यदि आप पूरी तरह से उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो उससे आपका धीरे धीरे जो मासिक रूप से जो राशि मिल रही है वो कम होती जाती है और आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं, और जिसकी वजह से धीरे धीरे बुढ़ापे में आपको खर्चे की कमी महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो जो भी रिटायरमेंट की राशि मिलती है उसको कम से कम 30 से 40% ऐसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका कि रिटर्न आपको 75 साल की अवस्था के बाद मिलता रहे। तो आज के डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि एवरेज एज बढ़ती जा रही है
और आज आज भारतवर्ष में 70 साल से ऊपर एवरेज एज होती है। तो 75 साल की एज तक आपको ऐसे सोच के चलना चाहिए कि जो आपने नौकरी के दौरान या अपने काम के दौरान री इन्वेस्टमेंट किया है, उसी हिसाब से 60 साल से 75 साल की एज तक आपको अपनी जो रिटायरमेंट की राशि है इसका लगभग 40% आपको किसी भी ऐसे निवेश में करना चाहिए जिसमें कि आपको ऐसा रिटर्न मिलता रहे कि आप मुद्रास्फीति के प्रभाव से बच जाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो राशि उनको रिटायरमेंट पे मिली होती है वो उसको पूरा का पूरा एक बैंक में जमा करा देते हैं, उस पर हर महीने ब्याज ले करके अपना बुढ़ापे के खर्चे चलाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, आप उस राशि को पूरी तरह से उसका ब्याज हर महीने खर्च करने के बजाय उसको ऐसा रीइन्वेस्ट करना चाहिए उसका 30-40% कि आपको 75 साल के बाद भी जो रकम आज आपको महीने के खर्चे के लिए मिल रही है उससे 1.5 से 2 गुना तक मिले, ताकि आपके जो बुढ़ापे में बढ़ते हुए खर्चे हैं वो भी मीट हो जाए और जो महंगाई का असर होता है उसका भी प्रभाव न पड़े। चौथी गलती, अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि हम इस राशि को कैसे इन्वेस्ट करें इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कभी भी ज्यादा रिटर्न के चक्कर में रहते हैं तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। अक्सर लोग कोऑपरेटिव बैंक में जमा करा देते हैं या किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में, चिट फंड कंपनी में डाल देते हैं ज्यादा रिटर्न के चक्कर में, और उस चक्कर में उनका जो प्रिंसिपल भी है वो भी खत्म हो जाता है। और आपने देखा ही होगा कि हाल ही में एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव बैंक डूब गया, जो कि अक्सर 12 से 14% के रिटर्न देने का प्रॉमिस करता था, और उसके डूबने से बहुत सारे परिवारों के बुजुर्ग लोगों की जीवन भर की कमाई डूब गई। तो वृद्धावस्था में आपको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपको मॉडरेट रिटर्न दे और आपकी पूंजी भी सुरक्षित रहे। पांचवी जो गलती करते हैं, जब रिटायर होता है आदमी तो बहुत बड़ी रकम मिलती है, तो उस रकम को या तो वो उसी समय भावुक होकर के बच्चों में बांट देते हैं, या बच्चों को पूरी तरह से इन्फॉर्म कर लेते हैं कि मेरे को इतनी राशि मिली है और ये यहाँ रखी हुई है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जब आप अपने परिवार के सदस्यों को या बच्चों को उसके बारे में बताते हैं तो कभी ना कभी बच्चों की डिमांड आ सकती है और उस समय आप बच्चों को मना नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में यदि आप अपने जमा की हुई राशि उन बच्चों को दे देते हैं, यदि कोई बच्चा कहता है मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को हायर एजुकेशन के लिए जाना है, या कोई किसी न किसी प्रकार की डिमांड देता है, तो ऐसी स्थिति में आप अगर उनको अपना पैसा नहीं देते हैं, उनके द्वारा मांगी गई राशि नहीं देते हैं, तो आपके संबंध खराब होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप उनको दे देते हैं तो वो पैसे आपको वापस कभी नहीं मिलेंगे। तो इन दोनों स्थिति में आपको बुढ़ापे में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छठी गलती, आप अक्सर क्या करते हैं कि जो बैंक में रखी गई राशि है उसको देखने वाले कई लोग होते हैं, या जो आपके सर्विस के दौरान भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी निगाह आपकी रकम पे होगी, वो आपके खाते में पड़ी हुई राशि को देख करके आपको इन्वेस्टमेंट के कई तरीके बताएंगे। खास तौर पर बैंकों में आज की डेट में बैंक इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड और कई बेचने वाले हर बैंक की शाखा में बैठे होते हैं, और वो आपको एडवाइस करेंगे कि इस स्कीम में डालें, उस स्कीम में डालें। और वो जो बैंकों में एडवाइजर होते हैं उनकी जो फेस वैल्यू को देख करके आप कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो जो एडवाइजर होते हैं वो आपका हित न देख करके वो ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करवा देंगे जहां उनको अधिक से अधिक कमीशन मिलता हो, या जहां उस बैंक या उस इंस्टीट्यूशन का फायदा हो रहा हो। कभी भी किसी भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के
एडवाइजर्स की एडवाइस पर अपने बुढ़ापे की रकम को इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वृद्धावस्था में आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको ऐसे रकम की जरूरत होती है जो कि आपको रेगुलर मिलती रहे और आपकी पूंजी भी सुरक्षित रहे। हाल ही में मैंने एक हमारे दोस्त से फोन मिला, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे फादर ये खत्म होने के बाद उनसे मिली हुई 1 करोड़ की राशि हमारे खाते में पड़ी हुई है, तो बैंक वाले कह रहे हैं कि हम इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा देते हैं। मुझे कार भी खरीदनी है, क्या मैं कार अपने बचत से खरीदूं या लोन लेकर के बैंक से कार खरीदूं और ये रकम म्यूचुअल फंड में डाल दूं? तो मेरा ये मानना था कि जो राशि आपके खाते में पड़ी हुई है वो आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें, और अगर आपको कार भी लेनी है तो आप कार अपने स्वयं की संचित राशि से लें, बजाय कि बैंक से लोन लेने की। हाँ, अगर यदि किसी व्यक्ति के पास एक मुश्त राशि नहीं है कार खरीदने के लिए, तो वो बैंक से लोन ले सकता है। सातवीं बहुत बड़ी गलती अक्सर लोग कर लेते हैं कि जो भी रकम या जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है, जो भी उन्होंने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको अपने जीवन साथी, अपने स्पाउस, अपने वाइफ को नहीं बताते, और जिसकी वजह से उनकी अब्सेंस में या उनके अचानक ही देहांत होने पर उनकी वाइफ को बड़ी परेशानियों का सामना करना। आपने अक्सर ये देखा होगा कि भारतवर्ष में 90 से 95% औरतें घर के या पति के फाइनेंशियल मैटर में कोई भी हिस्सेदारी नहीं रखते हैं, ना कोई कंसल्ट करते हैं, ना कोई आपस में वार्तालाप होता है, जिसकी वजह से जब भी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको अपने बुढ़ापे का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी सिंपल बना करके रखना पड़ेगा, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी वाइफ को देना पड़ेगा, क्योंकि वाइफ को इन्फॉर्म करना आपकी प्राइमरी ड्यूटी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि अक्सर भारत में लेडीज हाउसवाइफ का काम करती हैं, जीवन पर्यंत अपना सारा सारी शक्ति बच्चों की परवरिश और पति की परवरिश में ही बिताती हैं। और ये भी देखा गया है कि भारत में औरतों की औसत आय मर्दों के मुकाबले ज्यादा है, जिसकी वजह से उनको लंबे अरसे तक बुढ़ापा झेलना पड़ता है। तो उस अवस्था में उनके पास जो पति द्वारा संचित राशि है वही ऐसा है कि जो उनका साथ दे सके। आज परिवार न्यूक्लियस फैमिली होती जा रही है, तो जब कभी भी बच्चे पढ़ लिख करके विदेशों में सेटल हो जाते हैं तो वो दोबारा मुड़ करके वापस अपने परिवारों के पास भी कम ही आते हैं, और बुढ़ापे में माँ बाप की परवरिश के लिए भी उनको बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि उनका ख्याल रखते हैं। ऐसी अवस्था में जो पति द्वारा संचित राशि है वही पत्नी के काम आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को जीवन के आखिरी पड़ाव में अपने जीवन की संचित राशि को एक साधारण पोर्टफोलियो में रखें। यदि कहीं पे कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम यदि रेगुलर आ रही है तो उसके बारे में अपनी वाइफ को बता दें। जो आपको पेंशन मिलती है और आपके एब्सेंस में उनको कैसे उस पेंशन मिल सकती है उसके बारे में उनको बता दें। तो फाइनेंशियल एजुकेशन देना जरूरी है अपने स्पाउस को, खास तौर पर जो हाउस वाइफ रही हो, ताकि आपकी एब्सेंस में उनको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, अक्सर लोग ये 7 गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके एब्सेंस में उनके परिवार के लोगों को काफी परेशानी होती है। और अगर आप परिवार के सदस्यों को अपने फाइनेंशियल मैटर और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना भी चाहते हैं तो आप केवल तभी बताएं जब आपको ये महसूस हो कि अब आपके पास इस संसार में बहुत ज्यादा समय नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था, और ये वीडियो मेरा पूरी तरह से वृद्धजनों के लिए समर्पित है, ताकि वो अपना जीवन बुढ़ापे में सुखमय बना पाए। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर कोई भी वृद्धजन सही ढंग से फॉलो करता है तो उसको
बुढ़ापे में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे। और कोई वित्तीय जानकारी चाहिए तो आपने कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित या सरकार की योजनाओं के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।